सर्दी का मौसम आते ही हर घर में एक आवाज़ शुरू होती है, मम्मी गला दुख रहा है, खांसी आ रही है, रात को सांस रुकी रुकी सी लगती है, सांस लेते जम नहीं रहा है। अभी वक्त नहीं है तो अभी ना देखें, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जब आप फ्री हो तब देखें, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कौन सी सर्दी सामान्य है, कौन सी खतरनाक है और किस स्थिति में कौन सी दवाई देनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सर्दी और खांसी को बच्चों में जल्दी से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नेबुलाइजेशन कब और कैसे और कितना लेना है। डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं, अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर मेडिसिन ना ले। अभी मैं बताऊंगा आपको कि बच्चों में ठंडी में सर्दी बढ़ने के क्या कारण होते हैं। एक तो कारण होता है वायरस का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, विंटर में एयर में ड्राइनेस होती है और साथ में लो ह्यूमिडिटी हो जाती है। लो ह्यूमिडिटी के कारण राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा ज़्यादा फैलते हैं। इन्हीं में आपका वो भी आता है कोरोना वायरस। अच्छा, कोल्ड एयर की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म होता है। ठंडी हवा से छोटे बच्चों की एयरवे जो है वो सिकुड़ जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, उससे खांसी बढ़ती है। एक और भी कारण है, जैसे इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी कम, एक्सपोजर, सन का एक्सपोजर जो है वो कम हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है, तो उसकी वजह से नेज़ल म्यूकोसा जो है वो जल्दी ड्राई हो जाता है। स्कूल एक्सपोजर, एक बच्चा बीमार तो पूरी क्लास में फैल जाता है। अच्छा, ऊपर से पोल्यूशन, विंटर में पोल्यूशन ग्राउंड पर सेटल हो जाता है, उसकी वजह से इरिटेशन होता है और खांसी होती है। और हाँ, PM 2.5 भी एक महत्वपूर्ण कॉज है। अब ये क्या बोला है, चलो बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट एज अ डॉक्टर एटलीस्ट यू शुड नो। PM 2.5 मतलब है सूक्ष्म कण, पार्टिकुलेट मैटर, जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोन या उससे भी कम होता है। ये हवा में मौजूद बहुत छोटे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो सांस के जरिए लंग्स में गहराई तक जा सकते हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जैसे कि हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियां। इनका निर्माण जो है वो व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रिकल मशीनरीज या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जैसे विभिन्न सोर्सेज से होता है। PM 2.5 का कण मानव के बाल के डायमीटर से लगभग 30 गुना छोटा होता है। सभी सर्दी खांसी के लिए डॉक्टर की तरफ जाना जरूरी नहीं रहता। सिंपल वायरल कोल्ड जो रहता है, जिसे हम कॉमन कोल्ड करते हैं, जिसमें पानी जैसा बहता नाक रहता है, हल्का सा बुखार रहता है या हल्की सी खांसी रहती है, लेकिन बच्चे जो है वो सामान्यतः खेलते रहते हैं, यूजुअली 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। एक होता है एलर्जिक राइनाइटिस, सुबह सुबह छींकें आती है, नाक में ऐसी इचिंग जैसा लगता है, आँखों में पानी आते रहता है, मौसम बदलते ही थोड़ा सा बढ़ जाता है। एक रहता है बैक्टीरियल थ्रोट इन्फेक्शन या फिर टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। इसमें तेज़ बुखार रहेगा, गले में सफ़ेद दाग आएंगे या फिर निगलने के टाइम में दर्द होगा या फिर बेबी जो है वो इरिटेट रहता है। एक रहता है ब्रोंकियोलाइटिस। लेट मी टेल यू इन ब्रीफ अबाउट डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियोलाइटिस। Bronchitis is the inflammation of the larger airways, that is bronchi, and common in older children and adults, while bronchiolitis is the inflammation of the smaller airways, that is bronchioles, primarily affecting infants and young children. तो ये जनरली कैसा है, 2 साल से कम वाले बच्चों में पाया जाता है। इसमें आप क्या देखेंगे, तेज सांस आ रही है, वीजिंग हो रहा है, चेस्ट में साउंड आ रहा है, फीडिंग कम कर रहा है बच्चा, या फिर रात में ये ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक इमरजेंसी की स्थिति हो सकती है। एक होता है लैरिंजाइटिस या फिर इसको क्रूप भी बोलते हैं अपन। इसमें कैसा है, बार्किंग कफ आता है, कुत्ते जैसी आवाज़ आती है और स्पेशली रात के टाइम में ज़्यादा बढ़ जाता है वो, और आवाज़ बैठना, सांस लेते समय आवाज़, ये सब आता है इसमें। फिर एक आता है जिसमें साइनोसाइटिस होता है, वो जनरली 4 साल से नीचे के बच्चे जो होते हैं उनमें दिखाई देता है अपने को। 10 दिन से ज़्यादा की सर्दी अगर है, गले में एकदम मवाद जैसा बलगम अगर है, या फिर सिर दर्द आ रहा है, या फिर ब्रेथ में स्मेल आ रही है, हाँ, अगर इनमें से कोई लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। सांस तेज चलना, या फिर बच्चा खाना पीना ना पीना, होठ नीले पड़ गए हैं, या फिर 3 महीने से छोटे बच्चे में खांसी, या फिर 104 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार आ रहा है, सुस्ती आ रही है बच्चे को, या फिर ज़्यादा रो रहा है, 7 दिन से ज़्यादा खांसी बढ़ गई है उस टाइम में। अच्छा, घर पर प्राथमिक उपचार क्या कर सकते हैं, स्टीम इन्हेलेशन कर सकते हैं, सबसे प्रभावी रहता है।
जैसे भाप लेना जिसको बोलते हैं अपन, वो 2 से 3 बार कर सकते हैं। या फिर आधा चम्मच विक्स अगर हमने डाल दिए आधा ग्लास पानी और उसको गर्म करके टॉवेल लेके ऊपर से अगर भाप ले लिए तो उससे अच्छा खासा आराम हो जाता है। कुछ लोगों की आदत होती है नीलगिरी ऑयल जो है वो नाक में डालने की, वो ना डाले, और स्पेशली छोटे बच्चों में तो बिल्कुल नहीं, वो एकदम डेंजरस रहता है। हनी ले सकते हैं 1 साल के ऊपर के बच्चे में, रात में 1 चम्मच, खांसी बहुत कम हो जाती है उससे। गर्म पानी पी सकते हैं, गले का इन्फ्लेमेशन अच्छा खासा रिड्यूस हो जाता है उससे। या फिर सलाइन के नेज़ल ड्रॉप्स जो आते हैं या फिर स्प्रे आते हैं उसके वाले, तो वो ले सकते हैं, उससे नाक साफ होती है और सांस लेना आसान हो जाता है। रूम में ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं, ह्यूमिडिफायर या फिर रूम में बाल्टी में गर्म पानी रखे तो उससे भी अच्छा खासा ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन हो जाती है। गर्म कपड़े पहनाएं, छाती गर्म रखे बच्चे की। अभी मैं थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, वो मेरे मेडिकल फील्ड के लोग जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पेरेंट्स को जो है वो हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करवाना चाहिए। ड्राई कफ में डेक्स्ट्रोमिथर्फेन के सायरप दे सकते हैं 2 साल के ऊपर अगर बच्चा है तो, जैसे कोरेक्स डी आता है या फिर एस्कोरिल डी आता है, उसका डोज जो है वो 2.5 to 5 ml दे सकते हैं। या फिर हाइड्रोक्सिन की सायरप आती है, एलर्जिक ड्राई कफ में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। जो बच्चे में वेट कफ है यानी कफ निकल रहा है बार बार, प्रोडक्टिव कफ जिसको बोलते हैं अपन, उसमें कॉम्बिनेशन देखिए एम्ब्रोक्सोल ब्रोमहेक्सिन का कॉम्बिनेशन रहता है, गॉफेनेसिन रहता है, साथ में उसकी सायरप आती है, जैसे म्यूकोलाइट आता है, एम्ब्रोलाइट आता है, एस्कोरिल आता है। एज के हिसाब से 2.5 to 5 ml तक के अपने को उसको डिसाइड करना रहता है। जो बच्चे में रात में खांसी आती है और रात में बढ़ती है बहुत ज़्यादा, तो उसको लिवोसाल्बुटामोल का सायरप जो है 3 से 4 ml दे सकते हैं। स्पेशली ब्रोंकोस्पाज्म में यानी जो सांस की नली है वो सिकुड़ जाती है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। और स्पेशली अपन दे सकते हैं जिसको व्हीजिंग है यानी चेस्ट से साउंड आ रहा है, और या फिर ब्रोंकियोलाइटिस है जिसको, उसको दे सकते हैं। अच्छा, व्हीजिंग में और ब्रोंकियोलाइटिस में डॉक्टर के सुपरविजन से ही देना। जैसे अपने को देना है साल्बुटामोल नेबुलाइजेशन 0.31 का आता है, या फिर 0.63 का आता है, या फिर 1.25 mg का आता है, जिसमें इप्राट्रोपियम, इसमें अपन इप्राट्रोपियम प्लस साल्बुटामोल का भी नेबुलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। बुडेसोनाइड की जो रेस्पुल आती है, नेबुल्स आते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चे में सोर थ्रोट है या फिर टॉन्सिलाइटिस है, वायरल है, तो सपोर्टिव केयर देके भी हो जाता है। लेकिन अगर बैक्टीरियल है तो एमॉक्सिसिलिन 40 या 50 mg पर kg पर डे, ब्रांड्स उसके आते हैं, एमॉक्सक्लेव आता है, मॉक्स आता है। ड्यूरेशन जो है वो 7 से 10 दिन तक के अपन दे सकते हैं। जो पेशेंट में सोर थ्रोट है या फिर टॉन्सिलाइटिस है, अगर सिर्फ वायरल है तो सिर्फ सपोर्टिव केयर दिए तो भी चल जाता है, लेकिन अगर बैक्टीरियल है तो एमॉक्सिसिलिन 40 से लेके 50 mg तक पर kg पर डे अपन दे सकते हैं। एमॉक्सक्लेव की सायरप आती है, मॉक्स की सायरप आती है, ड्यूरेशन जो है वो 7 से 10 दिन तक के अपन दे सकते हैं। बैक्टीरियल और वायरल में क्या फ़र्क है मेरे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन कैसा है, सडनली पेशेंट अगर एकदम इरिटेट हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो जो है जनरली वायरल रहता है, लेकिन फीवर के साथ में इरिटेट ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन फीवर बहुत जम के है, और उसके साथ में अगर ये सिम्टम दिख रहे हैं तो फिर अपने को एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एक रहता है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस में अपना ये वाला एरिया जो रहता है इसमें ज़्यादा तकलीफ होती है, स्वेलिंग जैसा या फिर रेडिश कलर जैसा दिखना शुरू हो जाता है। उसकी ट्रीटमेंट जो है वो अपन जनरली सिम्टोमेटिक करते हैं। एमॉक्सिसिलिन और क्लेवोनेट की जो सायरप है 10 से 14 दिन तक देना चाहिए, और नेजल सलाइन का जो है थोड़ा सा स्प्रे या फिर ड्रॉप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वो मैंडेटरी भी है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आराम मिलता है। अच्छा, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, तो एनुअल फ्लू वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, हाईली इफेक्टिव रहती है। और दूसरा विटामिन डी दे सकते हैं, 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दे सकते हैं। सनलाइट एक्सपोजर जो है वो बढ़ा सकते हैं अपन। हैंड हाइजीन रख सकते हैं, हाथ वगैरह ठीक से धोना है ना। स्कूल बैग में नाक साफ करने के लिए टिश्यू पेपर दे सकते हैं बच्चों को, और पोल्यूशन से बचाव कर सकते हैं, जैसे मास्क यूज़ कर सकते हैं अपन। वो लगभग कैसा है 5 साल के ऊपर में अपन मास्क से यूज़ करते हैं। एक बात और रहती है कि घर की विंडो जो है वो सुबह सुबह खोलना नहीं चाहिए एक्चुअल में, उससे बहुत ठंडी ठंडी हवा अंदर आती है, तो थोड़ा सा 9-10 बजे के आसपास ही विंडो खोलिए। और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कम से कम 6 महीने तक तो करिए। पेशेंट के बहुत सवाल रहते हैं जनरली, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि जो सवाल मेरे कमेंट में आते हैं तो वो किस टाइप के रहते हैं उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, कि क्या ठंडी चीज़ें खाने से सर्दी होती है, तो नहीं, वायरस से होती है।
ठंड से सिर्फ सिम्टम बढ़ते हैं। हाँ, पर दमा जिसको अपन अस्थमा बोलते हैं, उस मामले में जिनमें दमा या रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी है, उनमें ठंडी हवा या ठंडी चीज़ें कभी कभी एयरवे को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकती है और खांसी या सांस लेने में तकलीफ बढ़ सकती है। एक सवाल रहता है कि हर बार एंटीबायोटिक ज़रूर रहती क्या? तो हर बार एंटीबायोटिक ज़रूरी नहीं रहती। 80% ऑफ द टाइम्स ये यूआरआई के पेशेंट जो रहते हैं, ये जो है वो वायरल रहते हैं और सेल्फ लिमिटिंग रहते हैं, अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। हाँ, फीवर वगैरह आ रहा है साथ में और 10 दिन के ऊपर में अगर खांसी चल रही है या फिर रनिंग नोज चल रहा है, तो उस टाइम में अपन देखते हैं और वो भी क्लिनिकली जज करना पड़ता है। अच्छा, स्टीम कितना देना है वो भी ध्यान में रखिए। कुछ लोग जो टॉवल रख देते हैं सर पे और उसके बाद में दिन में जितनी बार मन में आए उतने बार स्टीम लेना शुरू कर देते हैं, तो उससे कब तकलीफ़ कम नहीं होती, कई बार बढ़ भी जाती है। अब वो किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक्चुअल में कैसा है, स्टीम जो है वो 2 से 3 बार धीरे धीरे दे। बच्चे को बर्न नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर जो है वो उसके लिए कंफर्टेबल रहना चाहिए। 2 से 3 बार भी दिए तो काफ़ी हो जाता है बच्चे को। अच्छा, एक सवाल ये रहता है कि कितने दिन में आराम हो जाएगा? तो वो जनरली कैसा है, वायरल इन्फेक्शन है, 5 से 7 दिन ज़रूर लेता। अभी डॉक्टर को कब दिखाना? जब गले से घर घर आवाज़ आ रही है, बच्चा सांस जो है वो तेज़ी से ले रहा है, बार बार ऐसा एकदम सांस ले रहा है, लगातार हाई फीवर चल रहा है बच्चे को, 3 महीने से छोटा बच्चा है और उसमें अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही है, या फिर बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर कुछ खा नहीं रहा है, कुछ खाना भी नहीं खा पा रहा है, दूध भी नहीं पी रहा है, तो उस टाइम में, या फिर 7 दिन के ऊपर अगर मेडिसिन लेने के बाद में या नेबुलाइजेशन करने के बाद में भी अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा, तो उस टाइम में डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले। याद रखें, सर्दी खांसी जो है वो बच्चों में बहुत आम रहती है। सही पहचान और सही दवाई से 60% मामलों में ये घर पर ही ठीक हो जाती है। एक्चुअल में वीडियो बहुत लंबा हो गया है, फिर भी 2 मिनट और देखें। नेबुलाइजेशन में हमेशा का कन्फ्यूज़न एक बार का दूर हो जाएगा। सर्दी खांसी में बच्चों को नेबुलाइजेशन कब कैसे देना चाहिए, कौन सी दवा देनी चाहिए और कितनी देर तक देना चाहिए, आइए इसे 2 मिनट में पूरी तरह एक बार समझ लेते हैं। हमेशा के लिए काम में आएगा आपके। देखिए, नेबुलाइजेशन कब देना चाहिए? तेज़ खांसी है या फिर सांस चल रही है बच्चों की, उस टाइम में खासकर 6 महीने से 5 साल की उम्र में व्हीजिंग यानी सीटी जैसी जिसकी आवाज़ आती है, वो वाले पेशेंट में देना चाहिए। अच्छा, बच्चे में अगर ब्रोंकियोलाइटिस की प्रॉब्लम है, 2 साल से नीचे का बच्चा है, एकदम रैपिड ब्रीथ कर रहा है, फीडिंग कम ले रहा है या फिर चेस्ट में टाइटनेस लग रही है बच्चे को, और उसकी वजह से अगर बच्चों इरिटेट हो रहा है, तो उसको अपन दे सकते हैं नेबुलाइजेशन। एक और कंडीशन रहती है, जैसे एलर्जिक ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, जैसे अस्थमेटिक जैसे पेशेंट रहते हैं, उस टाइप में रात में खांसी बढ़ जाती है, कोल्ड एयर का एक्सपोजर अगर हो रहा है और रात में खांसी अचानक से बढ़ जा रही है, तो उसमें दे सकते हैं। निमोनिया है, अगर चेस्ट टाइटनेस लग रही है, तो उसको नेबुलाइज करना चाहिए। अच्छा, नेबुलाइजेशन में एक और तकलीफ रहती है कि कौन सी दवा कब दे, है ना। मैं आपको बताता हूँ, लिवोसाल्बुटामोल जो है, जो लिवोलिन के नाम से आती है, या फिर अस्थेलिन के जो नेबुल्स आते हैं, तो उसका यूज़ जो है ना वो करना वीजिंग अगर है पेशेंट में, टाइटनेस है चेस्ट का या फिर ब्रोंकोस्पाज्म है, उसमें दे सकते हैं। उसका डोज भी आपको बता देता हूँ। जैसे 1 साल से नीचे का बच्चा है तो 0.31 mg की जो आती है वो देना चाहिए। 1 से 5 साल का अगर बच्चा है तो 0.63 का mg का आता है, वो देना चाहिए। 5 साल से ऊपर का अगर बच्चा है तो 1.25 mg का आता है। ड्यूरेशन जो है वो 5 से 7 मिनट तक देना चाहिए। अपने को अंदाज़ा नहीं रहता, अपन कभी मिनट भर देते हैं, कभी 2 मिनट देते हैं, कभी वो ख़त्म होने तक देते हैं, तो वैसा नहीं, 5 से 7 मिनट तक दीजिए। फ्रीक्वेंसी जो है वो दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, या फिर आपको अगर लगता है कि नहीं पेशेंट में रात में तकलीफ़ हो सकती है तो आप 4 बार भी उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती जनरली, लेकिन 2 से 3 बार इज़ गुड इनफ। और एक ड्रग आती है जिसको अपन बोलते हैं इप्राट्रोपियम प्लस साल्बुटामोल का कॉम्बिनेशन आता है, वो डिओलिन की नेबुल्स आती है। तो वो मॉडरेट टू सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म अगर अपने को लग रहा है तो एक नेबुल दे सकते हैं अपन। ड्यूरेशन जो है वो 7 से 8 मिनट का दे सकते हैं। और स्पेशली अपन जब नाइट में अचानक बढ़ने वाला ब्रोंकोस्पाज्म जो है, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कॉम्बिनेशन रहता है ये। तो वो कब देना अपन ने, कि जैसे रिकरेंट वीज हो रहे हैं, मेडिसिन देने के बाद में भी बार बार वीजेस आ रहे हैं, या फिर जो एलर्जिक अस्थमा का पेशेंट अगर है तो उसमें अपन वो दे सकते हैं। अच्छा, बुडेसोनाइड जो स्टीरॉयड की नेबुल रहती है, बुडेकॉर्ट के नाम से आती है, उसका भी अच्छा खासा यूज़ है। जैसे रिकरेंट वीज हो रहे पेशेंट में, एलर्जिक अस्थमा है ना, या फिर पोस्ट वायरल कफ जो है, उसमें अपन दे सकते हैं इसको
डोज जो है वो 0.25 mg का रहता है छोटे बच्चों में, और 0.5 to 1 mg का 5 साल के ऊपर में दे सकते हैं। 5 से 7 मिनट तक के दे दिए ना तो काफ़ी हो जाता है वैसे भी। और इसका जो है इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलता। आप बोलोगे इधर लगा लिया और बराबर हो गया, ऐसा नहीं होता है। इन्फ्लेमेशन कम करता है और 3 से 5 दिन तक के अपन जब कोर्स करते हैं तब जाके वो पेशेंट में अच्छा खासा रिलीफ आता है, या फिर अपने को देखने लायक रिलीफ मिलता है। अच्छा, नेबुलाइजेशन देते टाइम अपने स्टाफ की तरफ ध्यान रखें। स्टाफ लोग क्या करते हैं, वो मास्क पकड़ते हैं हाथ में और उसके बाद में वो सीधा बच्चे के हाथ में दे देते हैं या फिर बच्चे के माँ के हाथ में दे देते हैं। वो मास्क कब का धुला हुआ रहता है अपने को आइडिया नहीं रहती, और वो सिस्टर्स को भी आइडिया नहीं रहती। और ठंडी के दिनों में वो पेशेंट कंटिन्यू रहते हैं तो वो ना धोते हैं ना कुछ करते हैं, सीधा बच्चा जो रहता है उसके नाक पे दबा देते हैं, या फिर उसकी माँ पकड़ के उसको ज़बरदस्ती पेलने की कोशिश करती है वो पूरा का पूरा मास्क, और उसको ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा धुआं उसके अंदर ही जाना चाहिए। एक्चुअल में तरीका वैसा नहीं रहता। नेबुलाइजेशन जो है उसका एक तरीका रहता है लगाने का। बच्चे का मास्क जो है वो पूरा नोज़ और माउथ दोनों कवर करना चाहिए। मेडिसिन को नॉर्मल सलाइन के 2-3 ml के साथ में मिक्स करो और उसके बाद में दो। बच्चा नॉर्मल ब्रीदिंग करे, फोर्स नहीं करो उसको, और नेबुलाइज़र अपराइट रखो ताकि दवा बराबर निकले। और थेरेपी ख़त्म होने के बाद मास्क साफ़ करने के लिए बोलो अपने स्टाफ को। और स्टीरॉयड नेबुल्स के बाद में मुँह रिंस करवाए, यानी कैसा है वो मुंह को धो बोलना अच्छे से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता। देखिए, बच्चों की सर्दी खांसी पर पूरा एक कोर्स हो सकता है, मैं सिर्फ सरफेस लेवल की बात बता रहा हूँ। अगर आपकी कुछ मदद हो सके ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके रख दीजिए। मैं डॉक्टर आशीष बंसुड़।